साथियों, सभी को संगठन का संक्षिप्त में मैंने महत्व बताया था कि हम संगठित होकर संघर्ष कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और फिर संघर्ष करो तो वो सफलता मिलती है। वैसे ही हम लोगों ने सफलता की कुंजी हासिल की है और हम संगठित हुए हैं। संगठन के लिए ऐसे एक नेता की ज़रूरत होती है जो फाउंडर के साथ साथ सक्रिय और कुशलता से सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। सभी को पता है कि हमारे SC ST OBC संगठन के फाउंडर सम्माननीय श्री DD उके, जिनका अगस्त 2020 में देहांत हो गया। हम जानते हैं साथियों, वो एक ऐसे नेता थे, वो ऐसे एक फाउंडर थे, वो एक ऐसे नेता थे जिनकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो सक्रियता से सबको इस यूनियन की और इस संगठन की, इस एसोसिएशन की स्थापना कर उसे फेडरेशन में भी तब्दीली देकर जो कार्य किया है वो महान कार्य है। मैं चाहती हूँ कि इस मुबारक अवसर पर हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। उनको आदरांजलि के रूप में श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। सभी को निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करके हम सम्माननीय दिवंगत श्री DD उके इन्हें सम्मानित करेंगे। साधु साधु साधु। साथियों, वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब इंतज़ार करते हैं कि हमारे जो दिग्गज नेता हमारे बीच आते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारे सामने एक प्रेरणा का रूप रखते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। ये एक मोटिवेशन के लिए, हमारे लिए एक मोटिवेशन का रूप भी होते हैं। साथ ही हम उनसे प्रेरित होकर हम भी ये चाहते हैं कि हम भी एक मिसाल कायम करें। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे इस समारोह के उद्घाटक सम्माननीय श्री अरुण हल्दर सर, वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट न्यू दिल्ली। इन्हें आमंत्रित करने के लिए साथियों, इनका परिचय इतना विशाल है जिन्हें शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी मैंने एक छोटा सा चंद पंक्तियाँ लिखी है जिनके ज़रिए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। SC ST OBC संगठन का ये सरताज है। SC ST OBC संगठन का ये सरताज है, प्रेरणा का ये साज है, प्रेरणा का ये साज है। हर सेंट्रलाइट की ये आवाज़ है, हर सेंट्रलाइट की ये आवाज़ है। सर सहयोग का हाथ आपके साथ है, सर सहयोग का हाथ आपके साथ है। जोरदार तालियों के बीच प्रेरक उद्बोधन के लिए आमंत्रित है सम्माननीय अरुण हल्दर सर। बाबा साहेब की पुण्य भूमि पर आज सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉइज एसोसिएशन का नागपुर यूनिट का इस प्रोग्राम पे आप लोगों ने मेरे को आमंत्रित किया है। मैं इसलिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नागपुर एक ऐसे ऐतिहासिक जगह है जिस जगह में आने के लिए हम लोग जिस संगठन से संघर्ष करते करते इस जगह पर पहुंच गया है, वही विचारधारा का भी ये पीठस्थान है। हम लोग मानते हैं, हमारा जिस संगठन को मानते इस जगह में है, वही नागपुर हम लोग के लिए भी, विशेष रूप से मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक स्थान पर पुण्य भूमि पे आप लोगों का सहयोग में आने की सौभाग्य मिला है। और जिस प्रोग्राम में मेरे को भाषण देने की मौका मिला है और मुख्य अतिथि रूप से, मैं आज थोड़ी दिल के लिए भावुक हो गया था, क्योंकि मैं जानता है लोगों को जिंदगी की संघर्ष और एक लोग इस पोजीशन में आने के लिए कितनी मेहनत और कितने पीछे उनका योगदान होता है, वो हम लोग
कभी सोचता भी नहीं है। हम लोग देखता है जो टीवी में बड़े बड़े खेल में जब एक परफॉर्म करते हैं लोग, उस परफॉर्म को जो टॉप पोजीशन में पहुंचते हैं सब, उनको परफॉर्म हम लोग देखता है। वो किसी संगठन में भी है, लेकिन एक परफॉर्मर जब टॉप पोजीशन में पहुंचता है, एक लोग जब उसी एरिया में टॉप पोजीशन में पहुंचता है, वो पहुंचने के पीछे कितने लोगों को, कितने कार्यकर्ताओं का योगदान होता है, ये सब हम लोग बहुत टाइम से भूल जाता है। जब परफॉर्म में टॉप जगह में पहुंचता है तब लोग हम लोग समझता है जो लोग का अंदर में क्या है, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचता जिसके पीछे कितने योगदान, कितना अवदान, कितने संघर्ष के बाद एक लोग आता है। जो लोग जितना संघर्ष कर सकता है, जो लोग जिंदगी में जितना अपमान सहन कर सकता है, वही लोग जिंदगी में इस पोजीशन में पहुंच सकता है। ये मेरा अपना जीवन से देख के आया है। मैं 37 साल पहले संगठन में योगदान किया था। जिस प्रदेश में मैं बिलोंग्स करता है, वही प्रदेश में जिस संगठन में मैं स्टार्टिंग शुरू किया था, कुछ मिलने की मौका भी नहीं था, सोचने की मौका भी नहीं था। इसी पोजीशन में जाके लोगों को क्रिटिसाइज, अपमान, हर घर से, अपना घर से, अपना परिवार से, समाज से क्रिटिसाइज और अपमान सहन करते 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 37 साल संगठन को देने के बाद एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए इतने योगदान किया है, इतने योगदान किया है, इतने संघर्ष किया है। मुझे कितने बार बाल बच गया, मेरा जिंदगी अब बचा हुआ है, यही मेरे लिए एक आश्चर्य है। और पूछते आप लोगों ने मेरे के मुख्य अतिथि रूप से बुलाया है, यही मेरे लिए जिंदगी का एक सबसे बड़ा उदाहरण कर सकता है। जिस दिन मेरे को दायित्व मिला था, आज से 2 साल पूरा हुआ था, उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला था जो टीएन सेशन आने से पहले इलेक्शन कमीशन को किसी को पता नहीं था। मेरे ऊपर जब संघर्ष करने के लिए कोई कार्यकर्ता को इस दायित्व दिया है, जिसके लिए खुद मैं अपने जीवन से झेले हुआ है, उस संपर्क को मेरे ऊपर दायित्व मिला है, तो मैं इस कमीशन को भी, इस कमीशन के काम करके मैं एक अच्छा दिशा दिखाएंगे समाज में, जो लोगों की मैं चला जाऊंगा तब याद चलेगा जो कमीशन में कोई बंदा आया था जो ये समाज के लिए काम करके सारा देश में एक प्रतिष्ठित करके जाया। ये उस दिन मैंने घोषणा किया था, लेकिन वही प्रयास लेके मैं अभी भी काम कर रहे, और जितने काम करने जाते, कितने कठिन परिस्थितियों का चैलेंज हर दिन हर टाइम मेरे सामने आ रहा है, हर कठिन चुनौती भी मेरे सामने आ रही है, लेकिन हर चुनौती को मैं परवाह नहीं कर रहा है। मैं सब कुछ को ओवरटेक करके मैं इसको काम करने जा रही है। समाज के लिए एक एक दृष्टांत आपके सामने में स्थापन करना चाहता है। 30 साल में बहुत सारे कमीशन हुआ, बहुत लोगों को बहुत कमीशन, बहुत स्टाइल में काम किया था, लेकिन विशेष रूप से इस बार ये कमीशन मेरे अपना वाइस चेयरमैन का चेंबर से कम 34 लोगों को मैंने छोटा छोटा इशू देखा कि उस लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। मैं उस 34 लोगों को रिएस्टेट करके दिखाया, और आज लोगों को कमीशन का प्रति एक बहुत बड़ा उम्मीद जागा है, क्योंकि मैं एक चीज समझता है कि लोग जब काम दिल से करता है और दिल से जब काम कर सकता है तो काम के फायदा मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। वो मैं काम करके दिखाया, आउट ऑफ टाउन जाके मैंने एक एक काम किया है। ऐसे और एक केस के बारे में आपको बताएंगे। मिस्टर मणिवन्नन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अंडर में करेंसी नोट मुद्रण संस्था में वो लोग एजीएम पोस्ट में नौकरी करता था। 16 साल नौकरी होने के बाद मिस्टर मणिवन्नन का प्रमोशन का टाइम आ गया था। जब प्रमोशन मांगने चाह रहा था, उनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मेदिनीपुर, टकसाल में काम करता था। जब वो एजीएम से जीएम बनने वाला था, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक दिन बताया था उसको, अरे बहुत कुछ मिला है तेरे को, और क्या चाहता है, ये तुमको बहुत अच्छा मिला है, प्रमोशन के बारे में इधर बात बोलो। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनके साथ लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, बार बार बोलने से झगड़ा होने के बाद एक दिन परिस्थिति अंतिम हो गया था। बहुत लड़ाई हुआ उनका साथ। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत बड़ा अधिकारी, उनका पकड़ने का कोशिश किया था कैसे इनको निकालना जाता है। उन्होंने जाल बिछाया
और वो फाद में उनको पड़ गया। एक दिन गलती से उन्होंने सिक्योरिटी जोन में मोबाइल लेके चला गया, यही चार्ज पकड़ के उनको नौकरी से निकाल दिया। 7 साल नौकरी चला गया था। पिछले 2 कमीशन का डायरेक्शन उनका फेवर में था, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिला। फिर उन्होंने कोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट में जाने का हाईकोर्ट का सिंगल बेंच उनको फेवर में राय दिया, उनको लेने के लिए बोला है। डिपार्टमेंट को इतना गुस्सा है, वो सिंगल बेंच का राय को चैलेंज करके हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच में चला गया। डिवीजन बेंच से राय थोड़ा सा घुमा के लेके आया। डिवीजन बेंच उनको बोला है जिनको आपको रिएस्टेट कर सकता है। ये जब कर सकता है बोला, इसको पकड़ के बोला है तुमको तो लेने नहीं बोला, हम कैसे लेंगे, हम नहीं लेंगे, वो तो ले सकता है बोला। फिर वो लोग ऐसे ही फुटपाथ पे घूमने लगे। इसी बीच में 7 साल चला गया। एक लोग 16 साल नौकरी करने के बाद जब नौकरी चला जाता है और 7 साल उसके बाद लड़ाई करते रहता है, उसका परिवार का क्या हाल होता है आप लोग मालूम कर सकता है। उनका परिवार, मेरे को वीडियो आया मेरे पास, जिनका परिवार तमिलनाडु रेलवे स्टेशन का पास चेन्नई में उनका परिवार फुटपाथ में बैठ के खाना पकाने का वीडियो मेरे पास आया था। लेकिन ये लड़का कमीशन में रोज दिन जाता था, आता था। एक दिन मैंने उनको बुलाया था, मेरा कमीशन का जितना ऑफिसर था सब लोग आके बोल रहे था सर पिछले 2 कमीशन इसके पक्ष पर राय दिया है, हाईकोर्ट का राय इसके पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो, आपका दिमाग खराब कर देगा ये लोग। मैंने सब उस टाइम से नया नया आया था, ऑफिसर का बात सुना था। मैंने बोला भाई 2 बार तो तुम्हारा हो गया था, हाईकोर्ट नहीं, मैं क्या करूं भाई बताओ। फिर भी वो लोग पीछे नहीं छोड़ा मेरे को। 3 महीना एक दिन सुबह और शाम को मेरे सामने खड़ा होता और नमस्ते करके चला जाता, और सारा पूरा दिन कमीशन का चक्कर करते करते चला जाता था। एक दिन मेरा कोई प्रोग्राम था, प्रोग्राम अचानक कैंसिल हो गया था, मैं थोड़ा काम कम था, ऑफिस के अंदर में बैठा था। फिर वो लोग आके मेरे सामने आगे रोने लगा। मैंने फिर बोला तुम दोबारा आ गए, फिर क्या हुआ तुम्हारा, मैं क्या कर सकता है। बोले नहीं साहब आपका बारे में सुना है, आप कर सकते हैं, आप एक बार देखो ना मेरा केस। फिर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, मैंने बोला एक बार फाइल मंगाओ तो उनको। फिर मैंने उनको फाइल देखा और फाइल में मैंने उनका क्या क्या चार्ज है मैंने पढ़ा। उससे मैंने देखा, तब मैं जानकारी नहीं था उनका फाइल संपर्क के। मैंने उनका फर्स्ट चार्ज देखा, सिक्योरिटी जोन में मोबाइल लेके गया। उनका सेकंड चार्ज, वो लोग खाली पैर नंगा पैर में, शिव पूजा था, नंगा पैर में वो लोग ऑफिस में गया। और थर्ड चार्ज था उनका मिस बिहेवियर। ये तीनों चार्ज लगा के एक तरफा उनके अगेंस्ट पे चार्ज खड़ा करके, चार्ज प्रूफ करके उनको नौकरी से, कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किए इसके बल के उनको नौकरी से निकाल दिया। फिर 7 साल नौकरी चला गया। मैंने बोले इतना छोटा सा काम में तुमको नौकरी से निकाल दिया, ऐसा तो बहुत गलत किया है। वो फाइल क्लोज हो गया था कमीशन से, मैं फिर दोबारा वो फाइल ओपन किया है। मैंने बोला मैं एक इनका केस देखेंगे। फिर ऑफिसर लोग मेरे को बताने लगा सर आपने कुछ नहीं कर पाओगे। बोले देखो मेरे को कोशिश करने दो, इनके तो चार्ज ज़्यादा नहीं है, एक बार तुमको बुलाने दो। फिर मैंने फाइल नया करके ओपन किया, डायरेक्टर को बुलाया, डायरेक्टर आया। डायरेक्टर को मैंने हियरिंग नहीं किया, मेरा चैम्बर में बुला के चाय पिला के उनको 40 मिनट्स उनको क्लास लिया। 45 मिनट उनको समझाया। बोले भाई बहुत हो गया, आपका ईगो का कारण में, आप जानता है इनका परिवार अभी फुटपाथ में खाना पका रहा है, बहुत पनिशमेंट हो गया। भगवान किसी के ऊपर कोई ना कोई पावर देता है, वो पावर को गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है। आपकी शांति में नहीं रहोगे, आपकी सारा जिंदगी के बारे इस पे नहीं रहोगे। हो गया ना 7 साल, अभी उनको मर्सी करके मर्सी पिटीशन देगा कमीशन का डायरेक्शन के, उनको दोबारा नौकरी लगा दो। वो चुपचाप बैठा था। मतलब उनका कुछ चार्ज नहीं, सिर्फ ईगो, आप लोग ईगो में लिया है। मैं पूरा जानकारी लिया है केस का, आप लोग इनको दोबारा इनको नौकरी में कराओ। हाईकोर्ट का भी जजमेंट है इनको परिवार में। तो मेरे सामने बोला ठीक है सर आप जब बोल रहे हैं मैं करके दूंगा, बोल के चला गया। 2 महीने में कुछ नहीं हुआ। फिर लड़का रोते रोते आया सर कुछ नहीं करेगा ये लोग, मैं क्या कर सकता है, भला आप रिजर्व बैंक का गवर्नर को बुलाइए, गवर्नर इसका हेड होता है। मैंने बोला ठीक है, मैं भी जानता है रिजर्व बैंक का गवर्नर ही होगा, सारे बैंकिंग सिस्टम का हेड हो, नोट मुद्रण सब उसका अंडर में आता है। मैंने बोला देखो हियरिंग नहीं करेंगे, वो बहुत बड़े आदमी है, उसको हियरिंग करेंगे फिर और भी गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, मैं मुंबई जाना आना करते, तुम मुंबई आ जाओ। मैं मुंबई गया, ऑफिस से फ़ोन करके, रिजर्व बैंक का गवर्नर तो आने नहीं चाहता, बहुत बड़ा आदमी है, मोदी जी के पास डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है, नोट का मुद्रण ऊपर में उनका साइन रहता है, उनका तो बहुत बड़ा ये होगा। ये सोच के मैंने बोला भाई इनको बुलाने से मेरा भी गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है तेरे लिए मैं करता है। मैं ऑफिस से फ़ोन करा, फ़ोन करने से वो लोग कितना चिर गए, बोला आप उनको आने बोलो मेरे ऑफिस में, मेरा पीएस के साथ बात हो रहा है ना,
उनका पीएस बोल रहा है अरे साहब का पास तो साहब मंत्री आता है रिजर्व बैंक गवर्नर के पास, आप उनको मंत्री, उनको भी आप मंत्री है, उनको भी आने बोलो, क्या प्रॉब्लम है? नाम भी बोला 2-4 मंत्री को, ऐसा मंत्री सब आता है साहब का सामने, उनका भी काम रहता है। मैंने बोला नहीं भाई, मैं अगर जा सकता तो मैं मुंबई जा रहा है, उनका ऑफिस के पास में ही है, तो मैं क्यों नहीं जाएंगे? दिल्ली से मैं मुंबई आ रहा है तो उनका ऑफिस जाने से क्या प्रॉब्लम है? मैं पीएस को बोला देखो भाई प्रोटोकॉल में मैं नहीं जा सकता है, उनको आने बोलो, अगर नहीं आएगा फिर दिल्ली आना पड़ेगा, वो अच्छा और भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बाद में उन लोग भी पता चला, फिर उन्होंने राजी हो गया, मैं नहीं जाया और उन्होंने बहुत कष्ट करके आया और पूरा उनका जो डिपार्टमेंट है इतना लोग लेके, मैंने दल बल इतना सैन्य सामान तो सब लेके मैंने होटल में हाजिर हो गया, पूरा होटल के हिला दिया उस उधर में। लोग बोल रहे अरे कौन आ रहा है कौन आ रहा है, मैंने ऐसा दौड़ भागा शुरू हो गया। फिर तो आया, ऐसा करते करते आया, शशिकांत जी आया और उनके साथ मैंने को बुलाया। फिर मैंने इतना गर्मी हो के आया, इसको कैसे काम कराएंगे, फिर तो मैंने सोचने लगा। फिर मैंने 40 मिनट्स उनका साथ भी बातचीत किया, उनको कूल डाउन कराया, मेरा जीवन जिंदगी उनको बताया, मैं क्यों नहीं जा पाया उनके साथ में वो भी बताया, सारे एक जब उनको किया। फिर जाके उनको वो कूल डाउन हुआ, कॉफ़ी पिलाया, फिर वो लड़का को बुलाया और उनका सामने, वो लड़का को जाने का पैसा नहीं था, मैं उनको सब व्यवस्था कर दिया था। फिर वो बुलाया और मैंने बोला तुम बोलो क्या तुम्हारा मैटर है। उन्होंने उनके सामने दिया, 20 मिनट्स उनको एक्सप्लेनेशन किया है। फिर उन्होंने बोला ठीक है सर मैं समझ लिया, मैं इनका काम कर देंगे। चला आया, फिर 2 महीना हो गया नहीं हुआ। फिर एक दिन रोते रोते है सर हमारा ये जो नोट मुद्रण संस्था है इसका चेयरमैन डेप्यूटी गवर्नर होता है, इनसे काम नहीं होगा, आप डेप्यूटी गवर्नर को बुलाइए। अरे मैंने तू पहले क्यों नहीं बताया, तब डेप्यूटी गवर्नर को बुलाता था। फिर मैंने उनको बुलाया, डेप्यूटी गवर्नर एक वकील भेज दिया, वो वकील आके कमीशन के सामने बोलते अरे कौन बोला रे कि अरुण कौन है, अरुण 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 ऐसा ऐसा कर रहा है हाथ उतार के। वकील अरे उसको बोला था उसको बोला था, है अरुण कौन है? तो मेरा पीएस आके बोला सर आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला, अरुण कौन है अरुण कौन है? बोले ऐसा बोल रहा है तो एक काम कर उसको बोल अभी अभी उठने से पहले अगर कमीशन छोड़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो अभी उनको अंदर करेंगे, पहले वो वकील को अंदर करेंगे, उसके बाद पता चला अरुण कौन है। हाँ वो बोलते ही 2 मिनट में वो वकील भाग गया। फिर जाके वो बहुत कुछ बोला है, लेकिन फर्स्ट हियरिंग में नोटिस में वो लोग नहीं आया। फिर मैंने उनको अगेंस्ट पे समन इश्यू कर दिया। जब समन इश्यू कर दिया सब तब उनको हेल गया। फिर ये समन इश्यू कर दिया, फिर डेप्यूटी गवर्नर पूरा दल बल लेके वही मूड लेके आया, पूरा कमीशन में बाउंसर लेके, बहुत बड़े बड़े बाउंसर लेके सब खड़ा हो गया कमीशन में। कमीशन में हियरिंग शुरू हुआ और जिस टाइप का हियरिंग हुआ मैं उसी टाइप से हियरिंग नहीं किया। मैंने खुद खड़ा होकर बोला ये जज भी मैं हूँ और पिटिशनर भी मैं हूँ, वो नहीं कुछ नहीं बोलेगा, मैं ही बोलूँगा इसमें। मैं फिर खड़ा होकर डेप्यूटी गवर्नर साहब को समझाने लगा क्या है ज़िंदगी लोगों का, और 45 मिनट उनको ज़िंदगी सिखाया, सारे चीज़ उनको बताया। और जब सब कुछ बताने लगा पूरा स्तब्ध हो गया पूरा हॉल में लोग। जब मैंने ऐसा बोलने लगा ना, बोले कोई हियरिंग जैसे होता है ऐसा हियरिंग आज नहीं होगा, मैं आज इतिहास बनाने के लिए आया तो इतिहास आज बना के जाऊँगा, ये हियरिंग होगा आज। तो हियरिंग किया, मैंने ही सब कुछ बोला और मैंने ही डायरेक्शन दे दिया और बोला ठीक है सर हम लोग इनका काम कर देंगे। डेप्यूटी गवर्नर, मैंने सोचा डेप्यूटी गवर्नर मुद्दन का चेयरमैन वही है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर में ही है, तो वो जब बोल रहा है तब कर दे। मैंने बोला बैठ हो जाएगा तेरा काम। मैं तो बहुत, और कमीशन की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जिस उद्देश्य का कमीशन बनाया है, इस कमीशन को साकार करने के लिए हमारा कम्युनिटी का लोगों को देश की किसी भी प्रांत में कोई भी थोड़ा सा भी उन लोगों कोई गलती करेगा उसको मेरे हाथ से निस्तार नहीं आए। ये एक एक काम कर गया आपका थला में। और लोग बोल रहे हैं, रेलवे का लोग मेरे बारे में बोल रहा है, आके बोल रहे हैं सर रेलवे के लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, बोले अरे हलदार बोल के कौन आया है, हमको तो सब परेशान करके रखा है। इस टाइप के बात अभी मार्केट में चल रहे थे। मैंने बोल रहा है काम आप लोग दिल से कीजिए, आप लोगों ने जो संगठन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं ये काम भी आप लोग दिल से कीजिए, क्योंकि इस समाज से हम लोग बड़ा हुआ है, इस समाज से हम लोग को सब कुछ मिला है, इस समाज को भी हमको कुछ रिटर्न देने का टाइम आ गया। आज रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हुआ, हम लोग इंजीनियर बना है, हम लोग 10 पास से ड्यूटी करके बहुत लोग घर में सो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे पास में एक उदाहरण है, सीनियर IAS ऑफिसर मंच पे बैठा है, मैंने बातचीत करा है, 11 साल हुआ उनकी नौकरी से, बाबा से अभी भी उनकी समाज के लिए काम कर रहा है। ऐसा सबको काम करना चाहिए, क्योंकि जो समाज अभी पीछे है, शोषित पीड़ित जो वंचित समाज जो पीछे है, बाबा साहब ने जो सबको देखा था, इस समाज को आगे लेके जाना है। और ये समाज को आगे तब लेके जा सकता है जब लोग एक साथ में खड़ा होके कंधा से कंधा मिला के लोगों को ला के आके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये मानने वाला हूँ कि
मैं भी गांव से आया हूँ कि जहाँ मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं गांव में। तो 14 अक्टूबर 1956 की जो धम्म क्रांति है, इस धम्म क्रांति ने जो गांव के लोग हैं, मैं शहर के लोगों की बात नहीं करता जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीब है, काफ़ी प्रतिकूलता में रहे, उन्हें एक सोच दी है कि बच्चों को पढ़ाओ। जो बाबा साहब की शिको, पढ़ो, संघर्ष करो, संगठित हो। मुझे भी मेरे पिताजी ने पढ़ाया उस ज़माने में, और हम जहाँ भी आज लोग दिखते इस जनरेशन के, तो ये जो सोच है धम्म क्रांति की सोच है। और बाद में संविधान कि जो संविधान ने दिया है, जैसे कि हल्दर सर ने बात करी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो उनकी है वो संविधान की निर्मित है। तो मैंने भी दिल से एक काम किया भाई, जब इसका उल्लेख किया, नागपुर जिला परिषद में मैं सीओ था 2005। मेंढे सर को भी शायद मालूम होगा। तो मैं कोई संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या सही क्या गलत, क्या मूवमेंट हम प्रशासन में ला सकते हैं। मैं ये मानने वाला था कि अम्बेडकरिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये कंसेप्ट को लेके हम काम करने वाले लोग हैं। अम्बेडकरिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरिज्म तो मैं ये मानता हूँ कि अन्याय के खिलाफ काम करती है, अत्याचार के खिलाफ काम करती है। अम्बेडकरिज्म जात पात को नहीं देखती है, धर्मांधता को नहीं बढ़ावा देती है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देती है, शोषण को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। तो अम्बेडकरिज्म को हम प्रशासन में हम इस एंगल से देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रशासन में काफ़ी, मेरे नक्सलग्रस्त भाग से, गढ़चिरौली ज़िले से मेरी शुरुआत हुई है, और जबकि हम समाज में भी समस्या को देखते हैं, अपनी प्रतिकूलता को भी हमने अनुभवित किया। और जब पद पे आए तो जैसे हल्दर सर ने कहा कि दिल से काम करना चाहिए, तो ये जो देश का संविधान है, जिसके शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, और जो संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से करीबन 3 साल लगा के इतना सुंदर संविधान बनाया। हमारे धनंजय बंजारी सर ने, वो इनकम टैक्स के अभी एडिशनल कमिश्नर है, लेकिन उन्होंने संविधान पे किताब लिखी है जो सिंपल लैंग्वेज में, कि जो ऑर्डिनरी आदमी, लेमैन को उसको समझना चाहिए, समझ में आ जाएगी इस तरह से। तो मैंने ये सोचा कि जिस संविधान से देश चलता है, ये जो सारे हम लोग हैं, आप लोग हैं, नागरिक है, प्रियम्बल को अगर हम पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो शुरुआत होती है, हमें कैसे देश बनाना है और हमारे क्या अधिकार है, और इसकी जो संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, देश प्रजासत्ताक बना 26 जनवरी 1950 को। कितने लोग जानते हैं संविधान को? हमने प्रशासन में अनुभवित किया कि संविधान की जो मूल्य है उसको जानने वाले लोग कम है। जो लोग संविधान के मूल्य को जानेंगे वो दिल से काम करेंगे, जैसे कि हल्दर सर काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये संविधान हम क्यों नहीं लोगों को समझा सकते हैं? तो मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम करा है अपने अधिकार में। मैंने मेरे अधिकार जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, कि मेरे शिक्षण विभाग, सारे विभाग जिला परिषद के मेरे अधिकार में थे, तो हमने एक आदेश निकाला कि ये स्कूल के दीवारों पे प्रियम्बल को लिखा जाए, और रोज़ जब असेंबली में बच्चे आते हैं तो उसको प्रियम्बल को पढ़ा जाए। बिना पैसे का काम है, कोई स्कीम नहीं, कोई फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अपने अधिकार की बात है, क्योंकि देश का संविधान है। हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होगी। धीरे धीरे हमें महत्व समझ में आएगा कि ये समानता क्या है, ये स्वातंत्र्य क्या है, ये बंधुता क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये सार्वभौम क्या है, समाजवाद क्या है, लोकशाही, लोकतंत्र, गणतंत्र क्या है, और नागरिक करके हमारी क्या जिम्मेदारी है। संविधान को चलाने वाले कायदे मंडल है, कार्यपालिका के लोग हैं, न्यायपालिका के लोग हैं, इनके हाथ में संविधान सौंपा गया है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, समझेंगे आगे चल के। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम मैंने चलाया, दिल से चलाया कि प्रियम्बल को दीवार पे लिखो और रोज़ कहो, टीचर पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे,
और बच्चे पढ़ेंगे तो अपने घर तक लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे। तो हम कह सकते कि घर घर संविधान, ये 2005 में प्रोग्राम चालू हुआ। उसी साल हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया। जैसे अभी बंसोड़ साहब ने कहा कि हमने फिर महाराष्ट्र सरकार में समाज कल्याण का कमिश्नर भी बना था। उसके बाद में तब हमने महाराष्ट्र में किया, सरकार के पीछे लगे कि ये आप संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम सब लोग क्यों न हम संविधान की विचारधारा लोगों तक ले जाएंगे, प्रशासन तक ले जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस को लेके जाएंगे, तो कम से कम तो कुछ लोगों में तो बदलाव आएगा, एक साथ सब पे नहीं आएगा। क्योंकि जब संविधान के शिल्पकार बाबा साहब है तो ये बात हमने एक मानना पड़ेगा, ये कि हमारे जहन में रहेगी। और ये कि संविधान के शिल्पकार बाबा साहब होने की वजह से संविधान को भी अस्पृश्यता प्रदान करने वाले भी लोग इस देश में है। जब संविधान बना 1950 में, जब गणतंत्र बना, तो शंकराचार्य कुर्तकोटि इन्होंने, महाराज ने कहा था कि हमारे देश का संविधान तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसका एक दोष है। क्या है? एक अस्पृश्य ने बनाया, एक विद्वान अस्पृश्य, जिन्होंने बाबा साहब को हम आज अभिवादन करते, संविधान के शिल्पकार कहते, वो जो विचारधारा तब की थी वो आज भी कुछ हद तक है, ये भी मानना पड़ेगा। तो हमें संविधान को समझना है, क्योंकि संविधान से क्या है? संविधान दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो सबको जोड़ के साथ रखे, वो संविधान है। तो सबको जोड़ने वाला है, जाति भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, कुछ नहीं है, स्त्री पुरुष समानता, सब कुछ है। तो ये संविधान इतना सुंदर है, दुनिया में उसको सुंदरता प्राप्त हुई है, उसकी महत्व प्राप्त हुआ। लेकिन देश के 80-90% के लोगों को संविधान का प्रियम्बल तक मालूम नहीं था। अभी उसके काफ़ी कार्यक्रम होने लगे। और आपको बताऊं कि 2015 में देश के प्रधानमंत्री जी, जब बाबा साहब की 125वीं जयंती थी, उस उपलक्ष्य में संविधान दिवस पूरे देश में नेशन वाइड उसको हर साल मनाया जाता है। और पिछले साल में 26 नवंबर 2021 को देश के महामहिम राष्ट्रपति ने सेंट्रल हॉल में संसद के संविधान का प्रियम्बल खुद पढ़ा, जिसका प्रियम्बल हमने नागपुर जिले के स्कूलों में 2005 में पढ़ा, वो सेंट्रल हॉल में 2021 को महामहिम राष्ट्रपति ने पढ़ा। अगर दिल से काम करे तो हो सकता। और ये अगर संविधान है तो देश की लोकशाही है, लोकशाही समृद्ध करने के लिए संविधान की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया। सर, मैं इसलिए आपसे मिलना भी चाहता हूँ, बहुत सारे सवालात है, यहाँ वक्त भी कम है। तो हमने पीएम साहब को और हमने राष्ट्रपति महोदया को मैंने 11 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी और हमने कहा कि जिस तरह से हमने संविधान अपने अमृत महोत्सव हमने आज़ादी का किया और हमने घर घर संविधान का कैंपेन करा, वो सरकारी यंत्रणा के थ्रू हुआ, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। कम से कम लोगों को ये तो पता चला कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो संविधान सभा ने उसको मान्यता दी है, और उसमें तिरंगा कहते हैं हम राष्ट्रध्वज को, उस तिरंगा में 14 रंग भी है, अशोक चक्र भी है। और ये क्या हर रंग क्या कहता है, ये घर घर तिरंगा के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास सरकार के माध्यम से हुआ। और ये कैंपेन है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। तो हमने उनको अभी एक अनुरोध किया, एक 13-14 इशू हमने उसमें कुछ सजेशन दिए, और हमारा अनुरोध यही रहा कि अभी 2024 को संविधान दिन को 75 साल होंगे और 2025 को प्रजासत्ताक दिन को 75 साल होंगे। तो संविधान दिन तो पहले सेलिब्रेट नहीं होता था। 2005 में यहाँ शुरुआत हुई, महाराष्ट्र सरकार में 2008 में शुरुआत हुई और देश भर में 2015 में शुरुआत हुई। जबकि संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया संविधान सभा ने। ठीक है, पहले क्यों नहीं हुआ उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे क्या करना है उसकी बात करेंगे। हम हमेशा प्रशासन में हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं और स्पष्ट रूप से बात करते हैं। तो हमने सरकार से ये अनुरोध किया है कि ये 2023 से 25 संविधान दिन भी संविधान की निर्मित है और प्रजासत्ताक दिन भी संविधान की निर्मित है। तो ये दोनों दिन, ये संविधान का अमृत महोत्सव, मेंढे सर और हल्दर सर को विशेष तौर पर, मेरी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में वाइस चेयरमैन है
और आप जो बात करेंगे उसको काफ़ी महत्व है, हम प्रशासन में जानते हैं उस बात को। तो अगर ये संविधान का अमृत महोत्सव और ये अमृत महोत्सव को मनाने का जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ शासकीय यंत्रणा के माध्यम से, तो ये संविधान गांव-गांव तक, घर-घर तक जाएगा। साथियों, हम चाहे प्रशासन में रहे, प्रशासन के बाहर में रहे, राजनीति में रहे, सामाजिक जीवन में रहे, किसी भी स्तर पे हम काम करें, जब तक आपके दिल में संवेदनशीलता नहीं रहेगी ऐसे ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले हम क्या है, ह्यूमन बीइंग। अगर संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो तमाम प्रक्रिया पूरी करोगे आप, तमाम रूल्स का हवाला दोगे आप, कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर संवेदनशीलता रहेगी तो जहां नियम नहीं है वहां पर भी नियम बन सकते हैं, वहां भी नियम बन सकते हैं और काम बन सकता है। लेकिन वो संवेदनशीलता होनी चाहिए आप। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का तमाम, अगर हम उनका वैचारिक जीवन देखें, राजनीतिक जीवन देखें, सामाजिक जीवन देखें, कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मामला राजनीतिक है, इसमें मत आप जाइए, उसमें मत बोलिए। राजनीति समाज का हिस्सा है भाई। जिस तरीके से प्रशासन या सामाजिक जीवन समाज का हिस्सा है, शिक्षण समाज का हिस्सा है, राजनीति भी जो है, पब्लिक पॉलिसी भी है, वो भी समाज के लिए है, व्यक्तियों के लिए है, लोगों के लिए है। सत्ता सिर्फ सत्ताधारियों के लिए नहीं हो सकती है, सत्ता समाज के लिए होनी चाहिए। पावर जो है वो लोगों के लिए है, लोग पावर के लिए नहीं है। कल्चर, रिलीजन, ये जो हमने कंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, ये जो हमने पैरामीटर्स बनाए हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, किस लिए है? ये लोगों के लिए। लोग इसके लिए नहीं है। आप और हम जो देख रहे हैं, या जनरल नजारा कई बार हम देखते हैं कि नहीं, जो सत्ता में रहेगा वो सत्ता किस तरीके से अपने आप को बनाए रखूं, इसके लिए उपयोग करते हुए दिखाई देता है। तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सत्ता इनके लिए नहीं है, लोगों के लिए, सत्ता चंद सत्ताधारियों के लिए है कहके। ऐसा मत बनाइए। इस तरीके का नैरेटिव हमको अगर दिखता है कहीं, तो उसको हमको वहीं पर रोकना पड़ेगा, समाज को रोकना पड़ेगा उसको। आप किसी भी पद पे क्यों ना हो, आप प्रशासन में हो तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कुछ लिमिटेशंस जरूर होते हैं हम हमारे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस लिमिटेशंस में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और हम अगर आज इतनी बड़ी तादाद में पूरे भारत से आए हुए हैं यहां पर और इस हॉल में बैठे हुए हैं, उसके पीछे में तमाम हमारे महापुरुषों का त्याग और बलिदान है। इस चीज को नहीं बोलना चाहिए हमें। और आपको और हमको जो ये आइडेंटिटी मिली है, वैचारिक आइडेंटिटी मिली है, इसका भी कोई उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। और अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का वो जो कथन है, जो उन्होंने आगरा में कहा था 70 साल पहले या 60 साल पहले कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या तमाम अधिकारियों और इंप्लॉइज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, वो अपने कम्युनिटी का वहां प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं तो 70 साल पहले और 100 साल पहले आपको कौन पूछता था? Who cared? Nobody cared. और इसीलिए हमारा जो महिमा मंडन करना जो है, वो महापुरुषों को नहीं करना है व्यक्तिगत रूप से, उनके विचारों का करना है। लेकिन याद रखिए, आप 2500 साल का इतिहास आप में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मात्रा में जरूर जानता होगा। आप ये मत समझिए कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन हमेशा चलते रहता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के ग्रंथ तमाम आप पढ़िए तो आपको यह दिखाई देगा, रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन एंड एजेंसी इन इंडिया। और हमारा जो उसमें जो पीरियड है बहुत ही कम होता है, तो हमको लगता है कि नहीं यही स्थिति रहने वाली है करके हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर हजारों सालों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि परिवर्तन किस तरीके से सटल और बहुत ही महीन तरीके से हो सकता है, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से ये सटल परिवर्तन होते हैं करके। और इसीलिए हमको विचारों को लेकर चलना बहुत जरूरी होता है, और हमारा सब लोगों का दायित्व हो जाता है ये कि वे इन विचारों के लिए लड़े, हर स्तर पर लड़े। अभी हल्दर साहब ने बताया कि किस तरीके से वो वहां पर लड़ाई उन्होंने लड़ा है और तमाम आगे भी लड़ेंगे। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना नहीं हो जाता है कि हम संगठन बनाएं और हम अपने पेट पानी के लिए जो कठिनाइयां आती हैं उसी में रहे, उसी के लिए लड़ाई रहे। बाबा साहब का यह उद्देश्य नहीं था। बाबा साहब ने आपको यह रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं दिया था कि तमाम जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपनी कठिनाइयां जो आपको पेट पानी के लिए आ रही है उसी के लिए आप लड़ाई लड़ो, इसलिए नहीं कर। आपके सामने भी जो मकसद है उस मकसद की पूर्ति के लिए आपको उनके विचारों को लेकर चलना पड़ेगा। आज जब 2-3 दिन पहले सुनील जी रामटेके साहब ने मुझे कॉल किया कि साहब आप आइए, तो मुझे लगा आपका तो कॉन्फ्रेंस है, आपके एम्प्लॉइज का, अधिकारियों का कॉन्फ्रेंस है, मेरा वहां पे क्या है, मैं क्या बोलूंगा। और वैसे भी बैंक और इनकम टैक्स, अभी मैं इनकम टैक्स में काम कर रहा हूं, तो बैंक और इनकम टैक्स का पहले मैं सोचता था क्या संबंध होगा करके, लेकिन बाद में जब मैंने कार्य करना शुरू किया और फाइल्स आई तो मुझे लगा कि नहीं, बैंक और इनकम टैक्स का बहुत ही बढ़ता हुआ नाता जा रहा है। वो समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप सब लोगों को पता है कि हम इनकम टैक्स के अफसर, एम्प्लॉइज आपको लेटर भेजते रहते हैं कि इसकी जानकारी दीजिए, उसकी जानकारी दीजिए, ये गलत काम हो रहा है, उसकी जानकारी दीजिए। और यही नहीं तो कानूनी रूप से, विधायी रूप से अभी मैंडेट हो गया है, आप सब लोगों को पता है कि क्वार्टरली आपको देना पड़ता है जानकारी क्या हो रहा है करके। तो ऐसा नहीं सोचना, मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा संबंध है और बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, अच्छा काम करने के लिए। इसके अलावा मैंने यह सोचा कि एक आइडियोलॉजिकल संबंध भी है, आइडियोलॉजिकल संबंध है। मैं ये मान के चलता हूं कि खून से ज्यादा, परिवार से ज्यादा आइडियोलॉजी का जो संबंध होता है वो सबसे परे होता है, उसके ऊपर का होता है। और उसी को ध्यान में रखते मैंने कहा, फिर मैं खोबरा गणेश सर के घर गया, उनको भी पता चला कि उनको इनवाइट पहले से ही है, और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में यहां आया हूं। चूंकि बहुत समय हुआ है, बातें बहुत और भी हो सकती है। आप लोगों का यहां पर त्रिवार्षिक सम्मेलन है जिसमें कि आप, मुझे बोला गया कि नई बॉडी चुनते हैं आप। मैं सिर्फ एक ही आप लोगों से कहूंगा कि जहां आपको ऐसा लगता है कि गलत नैरेटिव सेट हो रहा है, जहां आपको लगता है कि समतावादी जो विचार और समतावादी मूल्यों के लिए जिन महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, एक नया भारत बनाने के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिसके कारण उनके बदौलत हम आज यहां पे हैं, और अगर आपको कहीं पर भी लगता है तो उसके अगेंस्ट में जरूर बात उठाइए, किसी भी पोजीशन में हो, कहीं पर भी हो। क्योंकि जिस भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था, समतावादी और लोकतांत्रिक एक नया समाज बनाने की, अगर हमको ऐसा लगता है कि आजू बाजू में उसके ऊपर अगर कुछ कुटराघात हो रहा है, और हमारे संविधान के अनुसार और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी उसके खिलाफ में अगर कुछ चीजें हो रही है, तो उसका और हमारा, आपका, सबका यह दायित्व हो जाता है कि हम उसके खिलाफ में बात करें। नागपुर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ जो मूवमेंट जो शुरू हुआ है, संग्राम जो शुरू हुआ है बाबा आंबेडकर जी के द्वारा, उसको आगे बढ़ाना है। हमें आगे बढ़ाने के पहले ये थोड़ा एक मिनट सोच लें कि बाबा आंबेडकर जी का जो सोचना था वो किस दिशा में था। बेसिकली ही वॉज ए जूरिस्ट,
He was an economist. He was an acclaimed academician and social reformer and a political leader. ये इन्होंने इसको ये जो इनका जो आउटलुक था, जो आइडियल्स थे, ये इन्होंने कभी आइसोलेशन में नहीं लिया है. इन्होंने इन्हें होलिस्टिक मैनर लिया था कि मेरे को ये सब यूज करके सोसाइटी में जो डाउन ट्रोडन पीपल जो हैं, जो इकोनॉमी जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उनको कैसे ऊपर उठाना है. और इसी को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने जो उनका जो लीगल बैकग्राउंड जो था, जो इकोनॉमिक्स का जो बैकग्राउंड था, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और ये तो उन्होंने मैसेज दी कि आप जो है समाज को उद्धार करने के बाद आप उद्धार तो करिए, लेकिन आगे ये भी देखिए कि वो समाज जो है उसी अप लेवल में आगे बढ़ता रहे. तो ज़रूरी है कि हमने 30 साल पहले जब हमने अपने करियर शुरू की थी, उस टाइम को हम क्या थे और आज क्या हैं, हमने इसमें क्या हासिल किया है और ये हासिल करने में हमें सोसाइटी ने क्या दिया है. और साहब ने जैसे बोले कि ये अभी पेबैक का टाइम है. हमने जो हासिल किया है सोसाइटी को देना है. सोसाइटी में फिर भी जो लोग बचे हुए हैं ऊपर आने में, उनको ऊपर लेके आने का है. ये तभी होगी जब हम ये सोचेंगे कि खुद को, ये एम्पैथी जो है, खुद को उसी पोजीशन में रखेंगे और हम ये नहीं भूलेंगे कि हम पहले किस पोजीशन में थे. तो ये जो एम्पैथी है, ये ज़रूरी है सोसाइटी को ऊपर लाने का. सोसाइटी को ऊपर लाने का बेसिक शुरू वहीं से होता है कि आपका गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन सॉलिड हो, अच्छी तरह हो. गलती होती है, कहीं कहीं स्लिप अप्स होते हैं, तो उसको सुधारने के लिए साहब की जो कमीशन जो है वो काम आता है. तो ये पूरा सेटअप जो है ज़रूरी है सोसाइटी को ऊपर लाने के लिए. और आज के इस जो ट्राइएनियल कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SC ST OBC फेडरेशन का तो बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है कि वो जो अपना जो भी सोसाइटी मेंबर्स जो हैं उनको इतना अपफ्रंट बनाए कि वो अपना काम जो है, सर्विसेज जो है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए, वो उसमें फोरफ्रंट पे रहे. तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आगे के लिए जो है आप सफल हों, अपना जो इरादा जो है, मकसद जो है, इसमें आगे बढ़ें. साथ में मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पुना जोन के लिए, पुना जोन महाराष्ट्र का सेकेंड जोन है, पहला जोन MMZO है. तो पुना जोन में पिछले 2 साल में आपने बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे और ये सफल इसलिए हुआ है कि मैनेजमेंट में जो टॉप मैनेजमेंट में जो भी ऑफिसर्स, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने पॉजिटिव व्यू लिया हुआ है कि बैंक को कैसे आगे बढ़ाना है. बैंक को आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि आपने पेपर साइन कर दिया, कहीं दस्तखत कर दिया तो बैंक आगे बढ़ जाएगी. इसमें आप लोगों का सहयोग है. आप फील्ड लेवल पे आप लोग जब अपना दायित्व निर्वहन करते हैं, अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका ब्रांच जो है आगे बढ़ती है, आपका रीजन आगे बढ़ती है, आपका जोन आगे बढ़ती है, बैंक आगे बढ़ती है. और जब तक बैंक आगे बढ़ती है, बैंक अपना जो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, वो भी पूरा करता है. तो ये जो आपस में जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ा है. और पुना जोन आज जो अपना भारत के बाकी जो 11 जोन के मुकाबले काफ़ी अपने पोजीशन जो है सुधारा है. इसमें आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा है. पिछले साल बैंक ने PCA से बाहर आया है, इसमें आप लोगों का कड़ी मेहनत रंग लाई है.
तो इसलिए आपको, आप लोगों को मैनेजमेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ये शुभकामनाएं देते हुए कि आपका जो संग्राम जो है सब सफल रहे, आपका एसोसिएशन आगे बना रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे आज आपसे मिलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। A very good afternoon to you all. Normally I used to speak more, but after hearing from these legends मतलब an inspirational speech by our Arun Halde sir, Gubrade sir and Dhananjay ji, I don't want to rewrite again. It will not look nice. As a regional head and as my colleague, you people might have received many of my messages or you might have heard from me. So I don't want to rewrite again, but I want to stress only two things. Friends, I am from Kerala. It may be the reason when we are coming towards north, the people used to find more discrimination, more atrocity. बट इन केरला ऐसा नहीं था, अभी तक ऐसा नहीं है। आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1993, 30 years is going to happen. अभी तक in any of the situation I have not felt any discrimination till the 30 years. The thing is only one, that is performance. I was a rank holder in 1990 in All India level में, इसलिए the management has posted me in within the zone. Maximum time I was within the zone because of the performance. Friends, how we want to be identified, whether you want to be identified by your community, whether you want to be identified your caste, whether you want to be identified your name, or you want to be identified your designation. Absolutely no. You want to be identified by your performance. देखिए, how was our Nagpur and what is now Nagpur? Our region is number 1 now. Let us clap ourselves. For the information of this dais, sir, I have 337 employees in my region. Out of these 337 employees, 63% is from scheduled caste and scheduled tribes. Who is telling these people will not work? With this workforce only, Nagpur has come in the top in the country. Let us work. Let us work. Let us show who we are. So we want to be identified as a performer within the rule book. मैं देखा last year when the promotion process has happened, from Nagpur region there were only 3 people promoted, only 3 people. This time it has increased to 25. Again, last Friday or Thursday, management has revised the norms for 021, 122, 223. I am requesting all such people, particularly who belongs to our community, they have to apply for the promotion. You should be identified as a performer. ये कौन है? अच्छा काम कर रहे हैं. Like that we want to have our name, friends. So perform well, take your name, erase your identity as a community.
bring up our community that these people will work like this, only like that. We want to have such a name. Next one, I will stop here. Suppose if you people have not gone through the lifestyle or work of the great legend, the architect of our Indian Constitution, Dr. Baba Ambedkar, just to go through again, we will cry. None of his life was incomfortable. None of his days was comfortable. He was always thinking about this society. How I will bring the upliftment for this society, for my own people, my own people. He never had a comfortable life. You know, many of the days, Baba Sahib used to sleep only 3 hours. Only 3 hours. Since Dr. Baba Sahib could not sleep more than 3 hours, our people now we are sleeping peacefully. इसलिए there is no progress within the comfort level. There is no progress within the comfort level. Come out of the comfort level. Let us show our identity as a performer. Thank you very much. सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से आवाज दो, जय भीम। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कर्म भूमि में आज हम लोग इस अधिवेशन को कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और आज जो हम लोग हैं बैठे हुए, जो इस देश में परिवर्तन हुआ है, देश के संविधान के लागू होने के बाद सारी संघर्ष जो बाबा साहब ने किया है, लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लेकर देश के संविधान में जो उन्होंने प्रावधान किए हमारे लोगों के लिए, ये सब बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत हम लोगों को जो मिला है, ये हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। किसी भी अधिवेशन में अगर हम लोगों ने बाबा साहब के संघर्ष के बारे में चर्चा नहीं की, इस अधिवेशन का क्या मकसद है? उनके संघर्ष के बाद, देश की आजादी के बाद जितने साल हुए हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ? आने वाले समय में हमें अपने समाज के लोगों के लिए कैसे अधिकारों को सुरक्षित करना है और हम लोग किस तरह से अपने दबे कुचले, अपने पीड़ित समाज को अपने अधिकार दे सकते हैं, ये हमें अधिवेशन में चर्चा का जरूर विषय होना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है, हमारे बीच सभी विद्वानों ने हमारे समाज के लिए क्या क्या होना चाहिए, हमारे संविधान में क्या है, हमें हमारे अधिकार क्या है और आने वाले समय में हमें क्या करना है, ये बहुत ही विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा हो चुकी है। साथियों, आप लोगों के सामने आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि उनको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसका कारण था क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आज हमारे समाज के लोगों से है, जो नीचे दबे कुचले लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशन है, हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बाबा साहब के संघर्ष के बाद साहब श्री काशीराम जी ने देश में परिवर्तन की बात रखी, आर्थिक आजादी की बात रखी, एकता की बात रखी, समानता की बात रखी। हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी को पूरे देश में उन्होंने जगह जगह पर उन्होंने उसको फैलाया। आज हमें जरूरत क्या है? आज हमें वो जरूरत है
जो हमारे बाबा साहब ने हमें कहा है, समाज को पे बैक करना है। इस देश में आप महसूस करो, जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है, मैं समझता हूं उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ये सब मानने वाली बात है। मुझे खुशी है आज का कमीशन, नेशनल कमीशन, उनके सभी पदाधिकारी और विशेष तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अरुण हल्दर जी, जो पूरे देश में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। अगर हमने अपने समाज को अधिकार देने हैं, जो भी हमारे पास पोस्टें हैं, जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमें निष्ठा से, जुनून से, पैशन से अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, तभी इस देश में परिवर्तन आएगा। तभी हमारे दबे कुचले लोग, जो हमारे नीचे पीड़ित लोग हैं, वो ऊपर उठ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तभी हम अपने महापुरुषों का, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना साकार कर सकेंगे। आप लोग ये देखो, इतने देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया, अभी हम लोग कुछ भी, थोड़े से लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, और आने वाले समय में देश में फिर चेंजेस आ रही हैं। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें हमारी रिजर्वेशन है, जिसमें हमारे अधिकार हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमारे बैंक का नाम भी उस प्राइवेटाइजेशन में रखा गया है, और हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि एक सरकारी अदारे अगर प्राइवेटाइज होंगे तो आने वाले टाइम में हमारी रिप्रेजेंटेशन, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान में जो अधिकारों का प्रावधान किया है, उनका दोस्तों कोई फायदा नहीं होना अगर प्राइवेटाइजेशन हो गई। हमें पता चला है, कई सूत्रों से पता चला है कि आने वाले टाइम में भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हमारे बहुत ही सम्माननीय नेशनल कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव श्री अरुण हल्दर जी बैठे हैं, जो इस पार्टी में पूरी तरह से सरगर्म है। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पूरी जिम्मेवारी है, और आज मुझे गर्व है, मैं पिछले 87 से फेडरेशन में काम कर रहा हूं। हमारे बीच में बहुत सारे नेशनल कमीशन के लोग आए, पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग आए, हमने बहुत सारे मेमोरेंडम दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज जो इन्होंने हमें बताया है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि प्रैक्टिकली हमारे समाज के लोग आगे काम कर रहे हैं। मेरा इनसे अनुरोध है, मेरा मेंढे जी से भी अनुरोध है कि पार्टी में अपनी आवाज को बुलंद करें। हमारे समाज के लोगों को अगर वो पूरे देश में बीजेपी को लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे अधिकारों को सुरक्षित करें, ताकि हर एक समाज के लोग बीजेपी के साथ चल सके और हमारे अधिकार भी सुरक्षित हो सके, और बाबा साहब के सपने के मुताबिक एक परिवर्तन आ सके, एक चेंज आ सके, एक आर्थिक आज़ादी हमारे बीच में आ सके। यही मेरा इनसे अनुरोध है। साथियों, जिस धरती पे आज ये अधिवेशन चल रहा है, इस नागपुर यूनिट में हमारे बीच नहीं रहे DD उके जी, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये लोग हमेशा ही संघर्षशील रहे, क्योंकि ये बाबा साहब की कर्म भूमि है। मैं आज इस मंच से अपने सभी कर्मचारियों से बेनती करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि जो नौजवान साथी अभी आगे हमारे बढ़कर काम नहीं कर रहे हैं, मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाएं, ताकि वो आगे बढ़कर इस यूनिट को और मजबूत करें, और पूरे देश में हम लोग अपने संस्था को हम पूरी तरह से मजबूत कर सकें। हमारे सामने एक वैचारिक संगठन, बाबा साहब के विचार, हमारा आंदोलन, इन संदर्भ में माननीय इज्जत खोब्रागड़े साहब, माननीय वंजारी जी और माननीय हल्दर जी साहब ने हम सबके सामने हमको एक मार्गदर्शन किया। मेरे लिए कोई विषय बचा नहीं है कि मैं आपका समय ले लूँ, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वक्ताओं के मुंह से आई, तो कुछ बातों को कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जैसे यहाँ हमेशा कहते हैं हम लोग हिंदी में या मराठी में, बाबा साहब ने कहा था,
बाबा साहब ने कहा था शिका संगठित व संघर्ष करा। मैंने देखा कि बाबा साहब के किसी भी लिटरेचर में ये तीन वर्ड नहीं है, किसी भी लिटरेचर में 3 वर्ड नहीं है। एक बात जरूर पढ़ी मैंने, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं दरी आप सबके लिए दरी बिछाने वाला कार्य करता रहा हूं, अभी भी वैसा ही हूं, कुर्सियां लगाता हूं आप सबके लिए। तो मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा उतना आपके सामने रखता हूं, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहला एक सामाजिक संगठन बाबा साहब ने जो शुरू किया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सन 1924 में, मुझे लगता है वो मार्च है महीना, 24 तारीख 24 मार्च 1924 को ही 27 को, उस समय बाबा साहब ने कहा था कि मैं जो संगठन निर्माण करने जा रहा हूं उसका ब्रीद वाक्य क्या होगा, उसका लक्ष्य आखिर क्या होगा, मैं संगठन को क्यों निर्माण करने जा रहा हूं। तो उसमें बाबा साहब ने जब सब साथी मिलकर चर्चा हुई तब यह तय हुआ, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। आपने अपनी पत्रिका में भी वैसा ही लिखा है, बाबा साहब का नाम लेकर आपने वैसा ही लिखा है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको हिंदी करने में, मराठी करने में शायद हम कुछ गलत तो नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने देखा कि 2 डिक्शनरी है संसार में, एक ऑक्सफोर्ड की है, एक कैम्ब्रिज की है। मैं पढ़ंतु लिखंतु में से नहीं हूं, सादा बाबू रहा हूं। तो ये दोनों डिक्शनरी में एजुकेट का अर्थ शिका मैंने नहीं देखा, इसका अर्थ मैंने शिकवा देखा है, और एजुटेट का अर्थ संघर्ष मैंने नहीं देखा, वो आदमी को जगाना, ऐसा उसका एक फुटफुट मीनिंग है। ऑर्गेनाइज का तो ठीक है, लेकिन ये 2 शब्दों का अर्थ हम जो हिंदी में और मराठी में प्रयोग करते हैं वो शायद सही करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ये जो संदेश है ये समाज को नहीं दिया था, अपने संगठन के जो सिपह सालार थे, जो और भी सेनापति थे, जो सूबेदार थे, उनके लिए ये संदेश दिया था। तो मेरा जो अर्थ है, और ये मराठी के हमारे जो वैल्यूम प्रतिष्ठित हुए हैं उसमें इंग्लिश का मराठी वर्जन भी लिखा हुआ है, और उसके इसमें सारे बड़े बड़े लोग संपादक हैं, संपादक मंडल में है, तो मैं शायद गलत नहीं हूं। उसमें लिखा है एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, उसका मराठी में मीनिंग भी है, वैल्यूम में है, शिकवा चेतवा संगठित करा। तो हम शिकवा चेतवा संगठित करा, लेकिन मुझे ये कहीं नजर नहीं आता, शायद इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने ये फिर क्यों, कि इससे गलत क्या होता है कि हर कहता है कि मैंने मेरे बच्चों को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, देश में नहीं विदेश में भी भेजा पढ़ाने को, मैंने बाबा साहब का सपना पूरा किया। अरे बाबा साहब ने तेरे को सीखने के लिए ही बोला था, बाबा साहब ने तेरे को सिखाने के लिए कहा था। तूने कितनों को सिखाया मेरे बाप, हमने कितनों को सिखाया वो तो देख लो। तो इसका अर्थ हमने अलग लिया। तो बाबा साहब का जो लिटरेचर है ना, उसको समझने की, सही अर्थों में समझने की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी अपनी बात को इसको कर लेता हूं। भाई साहब ने दिल से काम करने की बात कहा तो मुझे भी याद आया कि हम लोग अनुकंपा जो नौकरी होती है ना, हर सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो इसमें जब पति गुजर जाता है तो नौकरी किसको मिलती है? नौकरी की हकदार कौन होती है? उनकी वाइफ। सही कहा आपने। और अगर पत्नी गुजर जाती है तो उसकी नौकरी का हकदार कौन होता है? कौन होता है? और उसकी अगर पति ने मांगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? चंद्रहास कामड़े नागपुर में रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन से सन 1975 से बड़े कार्यकर्ता रहे, अध्यक्ष भी रहे, एक बार चुन के आए। भाऊ लोखंडे और ताराचंद खांडेकर के साथ में काम किए हुए लोग हैं। मैं भी उसी पीढ़ी का हूं, मैं भी चुन के ही आया था, कक्षा 8वीं में था सन 1972 में। फेडरेशन का महाविद्यालयीन, तब मैं महाविद्यालय में था, विद्यालयीन प्रतिनिधि करके मैं चुन के आया था, 4 आने का मेंबर बना था। तो चंद्रहास कामड़े की पत्नी नागपुर यूनिवर्सिटी में काम करती थी, वो गुजर गई। चंद्रहास बेकार था, प्रिंटिंग प्रेस भी बंद हो गई थी।
तो मैंने कहा चंद्रहास को तू अप्लाई कर, तो चंद्रहास कहे कि मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मिलती नहीं। फिर भी उसने अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी ने ये दिया कि आपको नौकरी नहीं लग सकती, आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चों को जरूर लगेगी। मैंने कहा ऐसा कैसा, उसमें तो स्पाउस शब्द लिखा हुआ है। स्पाउस का मतलब है आइदर आर, लेकिन इस शब्द को किसी ने नहीं ढूंढा। आखिर चंद्रहास कामड़े को अपने पत्नी की जगह नौकरी लगी, और वो पहली केस है महाराष्ट्र की जिसको मैंने हैंडल किया। थोड़ा सा दिल से कहने की बात आई तो बात आ गई। वैसे ही अपने बच्चों को हम अगर चले गए तो बेटे को कितने साल तक के बेटे को पेंशन मिल सकती है? नहीं, बेटे को, और बच्ची को शादी होने तक। इतना ही हम सबका ज्ञान है। तो हमारे यहाँ एक लड़का मैकेनिकल डिवीजन में था, उसके बाप मरा, फिर माँ भी मरी, तब उसका लड़का जो सेरेब्रल पाल्सी से ये था, अपंग था, उसको नौकरी देने से इनकार किया। उसका बार बार वो सारे नेताओं के पास गया, मंत्रियों के पास गया, मंत्री ने कहा कि इसकी उम्र 45 साल है, उसको पेंशन नहीं मिल सकती। हमने वो पेंशन जो रूल है उसमें इटैलिक में बारीक में लिखा हुआ है कि जो मानसिक विकलांग है ही इज ट्रीटेड एज ऑलवेज माइनर। मानसिक विकलांग जो होता है वो ट्रीटेड एज ऑलवेज माइनर, और इसीलिए नौकरी किसको मिलती है? माइनर को मिलती है। पेंशन भी किसको मिलती है? नहीं, नौकरी नहीं, पेंशन माइनर को मिलती है। तो इसलिए उस 45 साल का उसका 15 साल का संघर्ष रहा, 15 साल की उसको सारी ये भी मिली, क्या बोलते हैं, एरियर्स भी मिला, और अभी पेंशन भी शुरू है। उत्तर नागपुर में कोई रहते होंगे तो एक लड़का है, लॉटरी बेचता है, ऐसा ऐसा करके लॉटरी बेचता है, बहुत लोगों ने देखा होगा। लाडगे सरने में उससे पूछ लेना भाई साहब, ये भी आपने जो दिल से कहा ना हल्दर भाई साहब, तो कुछ काम बाबू रहते हुए, हम साहब नहीं बने कभी जिंदगी में, बाबू रहते हुए हमने कर डाले। फिर दूसरा आरोप रहता है कि अरे अशोक मेंढे क्या, वो तो बीजेपी में है। मैं फाउंडेशन में यहाँ से ये तक्षशिला भी रही है यहाँ पे, हमारे बीच में अभी जो नहीं है, पाटिल साहब भी फाउंडेशन में रहे। लेकिन मैं जब फाउंडेशन में गया तो मुझे पता चला कि वहाँ हम सब महापुरुषों के जो महाराष्ट्र में हैं, संत शोखामेड़ा से लेके, वाल्मीकि से लेके, सुदर्शन से लेके, बाबा साहब से लेके, भगवान बुद्ध से लेके, सारे ज्योतिबा, सब महापुरुषों के नाम की जयंतियों का मनाने का प्रावधान था। उसके लिए 2.5 लाख का एक अनुदान देने का भी प्रावधान था। लेकिन महाराष्ट्र में और एक भी महापुरुष है, अन्नाभाऊ साठे। वो मैं जब झगड़ने लगा अपनी पार्टी में तो कहने लगे कि भाई तू तो मार है, तुझे अन्नाभाऊ साठे से क्या लेना देना। मतलब मेरे बाबा साहब ने ये नहीं सिखाया। मेरे बाबा साहब ने, अगर मैं अम्बेडकरी हूं तो ये सिखाया कि देश भर में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं वो तेरे खून की रिश्तेदार है, इसलिए उनको अलग नहीं करना। महाराष्ट्र में 58 जातियां, 59 जातियां है, वो तेरे खून की रिश्तेदार है, उसके लिए करना। इसलिए मैंने आखिर मेरी ही पार्टी में रहते हुए, हम लोग अपने लड्डू खाने के लिए नहीं गए। लोग तो सत्ता के लिए बीजेपी से ये कर लेते, साठ-गांठ कर लेते, कुछ लोगों की सत्ता के लिए, मंत्री बनने के लिए करते हैं, बहुत पार्टियां करती है, आइडियोलॉजी की तो बात सबकी करती है, लेकिन सत्ता के लिए बहुत लोग ये कर लेते हैं। हम अगर गए तो हम बड़े बदनाम होते हैं, लेकिन हम बदनाम होते होते हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमने अन्नाभाऊ साठे के लिए लड़ा, हम लोग उपोषण पे बैठे पार्टी में रह के, लेकिन अन्नाभाऊ साठे का नाम 23 साल के बाद उस महापुरुषों के लिस्ट में हमने दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, हमारे डायरेक्टर ने कहा कि अन्नाभाऊ साठे कोई बड़ी हस्ती नहीं है, इस तरह अन्नाभाऊ साठे का अपमान करने वाले त्रिवेदी को हमने वहां से भी हटा दिया। ये दूसरा भी काम, कार्रवाई की भी बात की है। हम फाउंडेशन में वाइस चेयरमैन था तो इसलिए नहीं था कि मुझे कोई दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रोज बैठक करने को मिलता है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हमारे चेयरमैन थे, तो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया मैंने कभी। भाई साहब, हमारे यहाँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग था, उसके विलीनीकरण का जैसे ही नीति आयोग का एक प्रपोजल मेरे हाथ में आया, हमने पार्टी में इसको मुद्दा बनाया और उस आयोग को विलीनीकरण होने से हमने बचा लिया। हम पार्टी में रह के चुपचाप नहीं रहते। सवाल आए, चर्मकार बंधु बोले अशोक मेंढे आपने हमारे लिए क्या किया? तो यह बाबा साहब अम्बेडकर फाउंडेशन के साथ साथ बाबू जगजीवन फाउंडेशन भी है केंद्र सरकार का, उसका विलीनीकरण कर दिया हमारे अम्बेडकर फाउंडेशन में। तो मुझे आके कुछ लोग कह रहे हैं तेरे को तो बड़ी खुशी होगी कि जगजीवन राम का फाउंडेशन खत्म कर दिया। मैं बोला नहीं,
जगजीवन राम फाउंडेशन को फिर से पुनर्जीवित करने का काम, उसके लिए भी मुझे 10 दिन उपोषण पर बैठना पड़ा, लेकिन मैंने किया, क्योंकि हम जगजीवन राम को माने कि नहीं माने, लेकिन जगजीवन राम को मानने वाला एक तबका अभी भी इस देश में है। और इसलिए हमारे कुछ साथियों ने बोला कि परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्शन है। आज भी हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं मानता हूँ। क्या 100 साल में हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, मुझे ये बताइए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमारा पहला जीएम कब बना? 100 साल के बाद 2012 में हमारा यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक हुआ है। क्या कोई बैंक में जनरल मैनेजर तक पहुंचने के लिए 100 साल लगते हैं? आप ये बताइए, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या हमारे बंदे जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी के हैं, वो काम नहीं करते? दे आर नॉट परफॉर्मिंग। फिर 100 साल जनरल मैनेजर बनने के लिए सेंट्रल बैंक में क्यों लगे? बाकी बैंकों का अगर आप इतिहास देखो, उन बैंकों में जनरल मैनेजर ईडी कब से बने हुए हैं। आज की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मात्र 4 जीएम है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। ओबीसी का तो अभी भी एक भी जीएम नहीं है। एक साल पहले ये बात थी कि ओबीसी कैटेगरी का एक भी डीजीएम नहीं था। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ठीक है, वी आर द सेंट्रलाइट, हमको सेंट्रल बैंक के लिए जितना भी होता है, सेंट्रल बैंक को नंबर एक जमाने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पे थी। हमको अभी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नंबर 1 लाने के लिए जितने भी मेहनत करनी है हमको करनी ही पड़ेगी। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा हमको। यही मेरी एक आपसे बात करनी थी। साथियों, समय काफ़ी हो चुका है और हमारा और 2 सेशन बाकी है। एक नागपुर यूनिट का एक सेशन बाकी है, उसके बाद में नागपुर यूनिट का एक सेशन होने के बाद हमारा ऑल इंडिया का भी यहाँ पे हमने मीटिंग रखा है। तो मैं आप सभी का एक बार नागपुर के इस भूमि पे, बाबा साहेब आम्बेडकर के कर्म भूमि पे आप सब यहाँ पर पधारे हैं, तो मैं ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे बीच में दिल्ली से चलकर आए हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के वाइस चेयरमैन श्री अरुण हल्दर साहब अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, इसलिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे चीफ गेस्ट श्री ईजेड खोबरागड़े साहब, जब मैं उनसे मिला तो वो यहाँ नागपुर में ही थे। उनको पुणे जाना था, लेकिन फिर से पुणे से चलकर आए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसलिए मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। उसी प्रकार से हमारे धनंजय वंजारी सर एक शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकारा और इस कार्यक्रम में आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे डिप्टी जनरल, साथ ही हमारे डिप्टी जोनल मैनेजर श्री संदीप्ता कुमार पटेल जो जोनल ऑफिस पुणे से आए, मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे नागपुर क्षेत्र के रीजनल हेड श्री पिचैया सर, अपनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हमें समय दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।